हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका टॉपिक दर्पण देखा जाएगा। ठीक है, तो दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इसका सूत्र और इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बट प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रॉपरली आप नोट्स बनाया करें, ठीक है, फिर क्वेश्चंस को किया करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं। दर्पण दर्पण है क्या? जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ये एक दर्पण है, मिरर है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो जो इसका प्रतिबिंब है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, यानी कैसा होगा? आभासी होगा, ये आभासी बनेगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। कैसे होती है ये आगे बताऊंगी मैं। तो रेडियस जो होता है त्रिज्या वो 2f होता है, r = 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के इक्वल होती है। सेकंड, यहाँ पर ये समझना कि कोई भी वस्तु मिरर की ओर जिस स्पीड से जा रही है उसका प्रतिबिंब उसका 2 गुना बनता है। ठीक है, तो वेग कैसा हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। मान लो हम 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मिरर की ओर जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मिरर की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा 20 मीटर पर सेकंड और हम कितने स्पीड से चल रहे थे? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेग 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि फोकस दूरी अनंत होगी तो त्रिज्या भी क्या होगी? अनंत हो जाएगा। और जितना बड़ा वस्तु का आकार होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होता है। तो इनसे 4 ऑप्शंस निकलते हैं। 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला, समतल दर्पण के 4 नियम। पहला कि वस्तु के आकार का, वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, वस्तु से दूरी उतनी ही होगी जितनी ही दूर पर वो रखा होगा। ठीक है, तो समान दूरी समान लंबाई, वेग कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, कैसे होते हैं? लैटरल इन्वर्जन होते हैं, इसको बोलते हैं पार्श्विक होते हैं। ठीक है, तो पार्श्विक का मतलब हमारा जो दायां साइड होता है वो प्रतिबिंब में बायां और जो बायां साइड होता है वो प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला क्या हमने देखा? समान दूरी, समान साइज या समान आकार का। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन यानी पार्श्विक दर्पण की तरह दिखाई देता है। ठीक है, वेग 2 गुना हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। ठीक, यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अविलंबवत टकराती है तो आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान 0 होते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है ये कि कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद वापस जाती है। तो यही कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अविलंबवत टकराती है तो आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं? 0 हो जाते हैं। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अब ये कोई किरण है वो अविलंबवत आ रही है इस दर्पण पे, तो इसके जैसे यहाँ पर एक किरण है, ये ऐसे आती थी और ऐसे चली जाती थी, ये अविलंब है। ठीक है, तो यही तो एंगल बनता था, यही तो बनता था आपतन कोण और परावर्तन कोण। लेकिन अब ये इसी पर आ रहा है, जो वस्तु की प्रतिबिंब है या फिर हम कह सकते हैं जो प्रकाश का किरण है वो इसी अभिलंब पर ही आ रहा है। कैसा आ रहा है? ये अविलंबवत टकरा रहा है। तो आपतन कोण कुछ बनेगा नहीं, 0। तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि किसी कोण को परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कलांतर पाई या पथांतर λ/2 हो जाता है। ये नोट कर लेना है आपको। प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालनी होती है? तो जितना इनके बीच में आप अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण बनता है, ठीक है, उसी से ही निकालते हैं। मान लो अपवर्तन या परावर्तन कोण कितना है? यहाँ पर 60 डिग्री है, तो प्रतिबिंब हमारा कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 60 - 1। तो इसको जब भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 6 = 36 और 6 - 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो फॉर्मूला होता है 360/θ - 1। एंगल जितना भी होगा उससे 360 डिवाइड करके माइनस कर देना है। यहाँ पर डिग्री कितना है? 90 डिग्री है, तो 360/90 करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 4 = 36 और 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला याद रखना है 360 डिवाइडेड बाई θ - 1।
नेक्स्ट है दर्पण की सहायता से प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहले ये समझना है। एक होता है समतल दर्पण। इस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से समान दूरी पर समान आकार का पार्श्व व्युत्क्रम प्रतिबिंब बनता है। यही सब चीज़ें अभी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि ये मान लो ये मिरर है और यहाँ पर वस्तु है, ठीक है। तो जितनी दूरी है ये, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। जितना ही इस वस्तु का साइज उतना ही इसका भी साइज होगा, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि समान दूरी पर समान आकार का पार्श्व व्युत्क्रम, इसका जो दायां है वो यहाँ दिखाई देगा, उसका जो बायां है वो यहाँ दिखाई देगा। तो दायां का बायां, बायां का दायां दिखाई देता है मिरर में, ठीक है। और कैसा होगा? सीधा होगा। ऐसा नहीं कि हम शीशे में देखते हैं तो हमारा पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, नहीं। अगर सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई देता है, यानी कि ये हम कह सकते हैं सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा है तो क्या होगा? आभासी होगा, ठीक है। तो और वेग कितना होगा? 2 गुना होगा, इतना याद रखना है। अब ये हो गया समतल दर्पण। परावर्तन कितने प्रकार के होंगे? यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। एक तो नियमित परावर्तन होगा समतल दर्पण पर, दूसरा विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, विसरित परावर्तन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब दर्पण का तल कैसा हो? समतल हो, ठीक है। तो कोई भी किरण पुंज आएगी तो इस तरीके से समांतर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये इसका जो तल है वो खुरदुरा होगा तो इस पर कोई भी किरण पुंज आएगी तो ये इस तरीके से ना जाकर वो कहीं से भी किसी भी मार्ग से वापस लौट सकती है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। यदि तल चिकना होगा तो उसे नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन कब होगा? जब तल खुरदुरा होगा। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका एक पृष्ठ चिकना तथा दूसरा पृष्ठ खुरदुरा पेंटेड होता है। अब कैसे निकालते हैं गोलीय दर्पण? जैसे ये एक गोला है, इस गोले का इतना पार्ट काट लिया गया तो ये क्या बन गया? गोलीय दर्पण बन गया। अब हो सकता है इसके अंदर पॉलिश की हुई हो या इसके बाहर पॉलिश की हुई हो, ठीक है। तो इसी के बेस पर ही डिसाइड करते हैं कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, ठीक है। तो जब हम किसी गोले से उसके कुछ पार्ट को काट कर निकाल लेते हैं तो ऐसे बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ चिकना और दूसरा पृष्ठ खुरदुरा या पेंटेड होता है। जो ये पेंटेड होता है इस पर किस चीज़ का पेंट किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया हुआ होता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ लो इसको यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर ये है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें परावर्तन कहाँ से होगा? यहाँ से होता है, अंदर से। और ये है उत्तल दर्पण, तो इसमें परावर्तन कहाँ से होगा? इस बाहर वाले भाग से, ठीक है। तो पॉलिश किया हुआ भाग ये अंदर है, इसमें पॉलिश किया हुआ भाग बाहर है। ये इसका परावर्तन तल है और ये इसका अपवर्तक तल है, ठीक है। तो याद रखना, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से, तो दबा हुआ तल कौन सा? ये है, यहाँ से होता है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उभरे हुए तल से जब परावर्तन होता है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। स्पून याद होगा आपको, चम्मच, जो घर में हमारे चम्मच होता है तो जो चम्मच का उठा हुआ पोर्शन होता है वो अवतल दर्पण हो गया, और जो उसका धंसा हुआ पोर्शन होता है उस साइड से हम देखेंगे तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं पहले आपको याद कर लेनी है कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं दर्पण से संबंधित। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण या किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। या फिर उत्तल दर्पण, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अर्थात अवतल दर्पण में वास्तविक जबकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? ये है कि कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, वस्तु के किसी भी बिंदु से चलकर, तो परावर्तन होगा, यहाँ पर ये मिरर रखा है तो यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वो दूसरे बिंदु पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब वो दूसरे बिंदु पर मिलेंगी तो यहाँ कहीं उनका प्रतिबिंब बनता है, यही क्या कहलाता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जब अवतल दर्पण होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है, जबकि आभासी होता है किसमें? उत्तल दर्पण में, यानी कि वर्चुअल होता है। वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर समझो आप, जैसे ये होता है, यही तो है दर्पण, ये दर्पण है,
गोलीय दर्पण हो गया। तो ये हो गया इसका अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में यहाँ पर देखोगे ये वाला जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण का परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु जो है वही क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ जो भी जिस गोले से काट कर निकाला जाता है तो गोले का केंद्र तो होता है ना भाई, तो इसको जब हमने काट के निकाल दिया तब भी तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो जो यही केंद्र होता है उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है वह क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसको सी से डिनोट करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो केंद्र से इस गोले तक की यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते थे, त्रिज्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर भी केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अर्थात उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, उस गोले की त्रिज्या यानी कि इस गोले की त्रिज्या जिसका ये वाला दर्पण एक भाग है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या होगी। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ये वाली जो लाइन जा रही है ना यही मुख्य अक्ष होता है। तो वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली, ये तो हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। द्वारक क्या होते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण द्वारक कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। तो परावर्तक तल की जितनी भी लंबाई होगी, ये व्यास होगा, उसको दर्पण द्वारक कहा जाता है। मुख्य फोकस क्या होता है, तो जब यहाँ पर देखो इस तरीके से, यहाँ पर हमने क्या लिया, सी लिया था, सेंटर लिया था केंद्र, और यहाँ पर ध्रुव लिया था। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है मुख्य फोकस। दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा आती हैं मुख्य फोकस कहलाती हैं। तो इसका ऐसे समझो कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है तो ये मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से परावर्तित होकर जाएगी, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, कटेगी एक दूसरे को, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब प्रतिबिंब बनाने के कुल 4 नियम हैं, पहले समझ लो फिर आप उनको नोट करना। पहला नियम ये है कि ये है दर्पण और यहाँ से ये है मुख्य अक्ष। कोई भी किरण किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है। ये है मुख्य फोकस, ठीक है, ये है सी सेंटर, ये है पोल। तो कोई भी किरण जब समांतर आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के, तो वो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती है। दूसरा इसी में याद रखना कि जब भी कोई भी किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। यानी कि जब आएगी किधर, समांतर में, तो जाएगी वो फोकस से, और आएगी वो फोकस से तो जाएगी वो समांतर में। किसके समांतर में, इस मुख्य अक्ष के समांतर में। ठीक है, 2 नियम ये हो गए। तीसरा ये कहता है कि जितने ही कोण से वो आ रही होगी किरण, जितने ही कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से ये परावर्तित भी होगी। ये तीसरा नियम हो गया। ठीक है, तीसरा नियम हो गया, याद हो गया। और चौथा नियम ये कहता है, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से दिखा देती हूँ आपको, ये वाला, ठीक है, कि अगर कोई भी इस तरीके से दर्पण है और ये है इसका सेंटर और ये है फोकस दूरी, ये है पोल। ठीक है, तो कोई भी किरण अगर केंद्र से आती है, ठीक है, केंद्र से आपतित हो रही है तो वो केंद्र से परावर्तित भी होगी। ठीक है, 4 नियम याद हुए आपको। पहला नियम ये था कि अगर वो समांतर में आती है तो फोकस दूरी से वापस जाएगी। दूसरा, अगर वो फोकस दूरी से एंटर करती है तो समांतर से वापस जाएगी। तीसरा, जितने भी कोण से वो आपतित होती है उतने ही कोण से वो परावर्तित होगी। और चौथा, अगर वो केंद्र से आएगी तो वो केंद्र से जाएगी भी। ठीक है, तो ये चारों नियम आपको याद रखने हैं। इन्हीं के बेस पर पूरा का पूरा दर्पण का सिद्धांत आधारित है। तो नोट कर लेना है, पहला, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण होगा तो फोकस से गुजरेगी, उत्तल दर्पण होगा तो फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है, दर्पण के फोकस से पहले
गुजरने वाली या फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, ये फोकस से आई तो किधर गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से लौटती है। ये 2 बार क्यों लिखा है, गुजरने वाली यानी कि ये इधर से जा रही है, ठीक है, या आने वाली ये इधर से आ रही है। तो अवतल दर्पण के लिए पहला वाला और उत्तल दर्पण के लिए दूसरा वाला, इसमें दोनों ही लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये। चौथा कहता है जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी कोण से परावर्तित भी हो जाती है। जिस कोण से आपतित हुई है उसी कोण से परावर्तित हुई, यानी कि आपतन कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, सेम यहाँ उत्तल दर्पण में भी यही होगा। अब इतनी चीज़ें आपको समझ जानी हैं। देन हम देखेंगे कि अवतल दर्पण, तो इसी आधार पे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो किस तरीके से बनता है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, कि कैसे कोई अवतल दर्पण पर अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इसको मैं पूरा अच्छे से प्रॉपरली आपको सिखा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।